हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 को सरल करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पे आज ही जुड़े हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने इस प्रश्नावली के लिए 3 और वीडियो डाल रखे हैं उनको पहले जाके देख लें, जिससे कि आपको प्रश्नावली को समझने में बहुत आसानी होगी। क्यों होगी वो मैं भी आपको डिटेल में बता देता हूँ। क्योंकि जैसे इस प्रश्नावली में क्या है कि बहुत सी संख्याओं के बारे में जिक्र हुआ है, जैसे आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब का जिक्र होगा। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो जिन बच्चों को याद नहीं है या फिर जिन बच्चों का जो इन परिभाषाओं के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है वो एक बार जाके देख लेना। इसके बाद में मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं और इनको निकालना कैसे है। ठीक है, कोई भी संख्या दी हुई है तो उसके आप अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा वीडियो उसके लिए है। अब तीसरा वीडियो क्या था? तीसरा वीडियो में मैंने बताया था कि प्रमेय क्या होती है, फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, जो हमारी इस प्रश्नावली की मेन है, उसको भी मैंने समझाया था सही से। ठीक है, उसके अलावा फिर उसमें मैंने बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। HCF और LCM के जो फॉर्मूले हैं वो भी मैंने वहां पे पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को इनके बारे में ज्ञान नहीं है तो एक बार जाके वीडियो देख लेना सही से। ठीक है, तो आपको जो है ना प्रश्नावली सरल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है फिर। ठीक है, मतलब ये जो प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 1.1 आप ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओगे अगर वो 3 वीडियो आपने देख लिए तो सही से। तो देखो, प्रश्नावली सरल करने से पहले तरीके होते हैं, मतलब किसी भी प्रश्नावली के। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जिनके 100 और 95 प्लस नंबर रहते हैं, उनका हमेशा देख लेना आप। वो क्या करेंगे कि प्रश्नावली के डायरेक्ट प्रश्न उत्तर सॉल्व नहीं करते हैं, वो पहले जाएंगे प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे सही से कि ये प्रश्नावली क्या है, ये किसके बारे में बताती है। ठीक है, और उसके बाद में हर एक प्रश्नावली के जितने भी जैसे भाग है ना, जैसे प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, ठीक है, तो पहले प्रश्नावली 1.1 में क्या समरी जो सार दिया हुआ है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके उदाहरण करेंगे, उसके बाद में आकर वो प्रश्नावली सरल करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी इतना काम करोगे ना तो आपको कभी भी कोई भी प्रश्नावली आपको कठिन नहीं लगने वाली है और मैथ आपके लिए एकदम चुटकियों में सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, प्रश्न 1, 2, 3, 4, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब उसमें क्या होगा कि जैसे पहले प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, पहले प्रश्न में आपके 4 भाग है, तो हम क्या करेंगे कि 4 भाग पूरे नहीं सॉल्व करेंगे, केवल एक सॉल्व करेंगे और उसके आधार पर आप बाकी के भी सरल कर लोगे। ठीक है, करना कैसे है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो हम आज क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न हल करेंगे। तो ये आपकी NCERT की बुक है, ठीक है, 10th क्लास की बुक है आपकी, नए वाले एडिशन की है, जो अभी चेंज हुआ है ना इस बार। ठीक है, वो वाली NCERT की बुक है, इसी के हम सवाल करेंगे, पुराने वाली बुक के नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न इसी बुक में सबके बाद आपके पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब आपको इस प्रश्न में ध्यान से पढ़ना देखो, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी होगी तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। उसके बाद में उनके गुणनफल, दूसरी चीज क्या बोली इसने, गुणनफल। ये भी आपने अगर पिछला वीडियो देख रखा होगा तो मैंने इसके बारे में भी पढ़ा रखा है कि गुणनफल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्न 1 पहला पॉइंट इसमें है आपका 140। ये संख्या दी गई है, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गए? तो सरल करने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि सरल कैसे करना है। ठीक है, तो सरल करने के लिए पहले हमें क्या होना चाहिए कि दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, 140 संख्या। यह एक संख्या है जो हमें दी गई है। दूसरा है
ज्ञात क्या करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और ये काम हमें किसके लिए करना है? 140 के लिए, ठीक है। तो अब आगे हम लिखेंगे हल। सॉरी, हल तो आपने यहां लिख दिया है, ठीक है। ये आपका बन गया पहला स्टेप, ये आपका बन गया दूसरा स्टेप, अब बनेगा आपका तीसरा स्टेप जिसमें आप प्रश्न को हल करना स्टार्ट करोगे। तो किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहले तो आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं 140 के? 140 को लिखा, ऐसे हमने खींचा, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग की अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। ऐसे अनंत तक चलती हैं। याद है, ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2 का भाग 140 में जाता है कि नहीं जाता है। तो जिन बच्चों को जो ना भाज्यता का नियम याद होगा 2 का, वो जल्दी से देख के बता देंगे कि हाँ भाई 140 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि 2 की भाज्यता का नियम क्या होता है, 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है, 5 का, 7 का, ठीक है। क्योंकि इतना ही काम आएगा, ज्यादा आगे का काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। इनमें ही आपका काम बन जाने वाला है। तो पहले आपको 2 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि इकाई क्रम क्या है? 0 है। तो कितनी बार गया? 70 बार गया। उसके बाद में फिर से 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि फिर से इकाई क्रम 0 है, 35 आ गया। अब इकाई क्रम क्या है? 5 है। तो 5 इकाई क्रम जब होता है तो किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब 7 का भाग 1 बार गया। तो ये तो आपके क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 2 5 7। अब इसको किसके रूप में? इनके गुणनफल के रूप में, मतलब इनको गुणा करके हमें ये मिलेगा, क्योंकि हमने इसी के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तो अब हम आगे क्या लिख देंगे कि 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसी को आप ये भी लिख सकते हो, 140 बराबर, यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 2 बार, गुणा 5 की घात कितनी है? 1, लिखने की जरूरत नहीं है। 7 की घात कितनी है? 1, ये लिखा, और इसके बाद में लिख देंगे उत्तर, ठीक है बच्चों। अगर आप ऐसे करके आओगे, ऐसे अगर आप इस प्रश्न को सरल करके आओगे, तो आपके अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2 में से पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसी प्रश्न को अगर आप इतना सा करके आ जाओगे, ठीक है, तो कई एग्जामिनर तो पूरे नंबर दे देते हैं आपको, 2 में से 2 दे देंगे क्योंकि आपका आंसर सही है। कई एग्जामिनर क्या होते हैं कि कॉपी चेक करते हैं ना, कई टीचर वो क्या करेंगे, स्टेप मार्किंग देते हैं कि वो देखते हैं कि हाँ बच्चे ने सही से लिखा है या नहीं लिखा है। तो वो आपका 1/4 नंबर यहाँ पे आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे 1/4 नंबर कट रहा है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपका आधा नंबर, ऐसे मान लीजिए कि आपने एक प्रश्न में 1/4 नंबर कटवा लिए अपने, ठीक है। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आए, तो कितने नंबर कम हो गए आपके? 5 नंबर तो सीधे सीधे कम हो गए। किस बात के? स्टेप मार्किंग के। इसके अलावा आपने अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो 5 नंबर और कम कर दो। कितने नंबर कम हो गए? 10 नंबर। 10 नंबर कब कम हुए? जब आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न गलत था। समझ रहे हो? तो अगर आपको मैथ्स में 90 या 95 या 100 नंबर लेकर आने ना, तो बच्चों ये जो 1/4 भाग का नंबर कट रहा है ना आपको, इसको भी आपको लेके आना पड़ेगा।
और वो तभी आ सकता है जब आप एक तरीके से उस प्रश्न को सरल करोगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को उतार लेना, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना एक बार और उसके बाद इसको उतार लेना। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो था आपका प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सेम, सब सारे के सारे क्वेश्चन में सेम तरीके से होगा, केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको आना चाहिए, जो मैंने पहले आपको सिखा रखा है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहली चीज यहां पे आई है पूर्णांक। सब बच्चों को पता होगा पूर्णांक क्या है, नहीं है तो पहले वाला वीडियो जाके देख लेना कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। तो पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो -अनंत से लेकर के +अनंत तक चलती है। ठीक है, वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं आपकी होती है। इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम, लघुत्तम समाप्रवर्त्य और महत्तम समाप्रवर्त्य हमें यहाँ पे निकालना है इनका। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या करना है कि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल, जो पूर्णांक संख्याएं हम लेंगे ना, मान लीजिए कि दो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं आपकी a और b है, तो a गुणा b बराबर HCF ऑफ a कॉमा b गुणा LCM ऑफ a कॉमा b होता है। ये हमें उनको सिद्ध करके बताना है। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट वीडियो में इसको समझा था कि कैसे आता है, इसके उदाहरण भी हमने किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देख रखा होगा तो आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक प्रश्न ले लेते हैं। इसका पहला प्रश्न हम उठा लेते हैं। उसमें हमें दिया गया है 26 और 91। ठीक है, ये दो संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं के युग्म का हमें एचसीएफ निकालना है पहले, फिर एलसीएम निकालना है और उसके बाद में हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब फिर वही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों? संख्याओं का युग्म। ठीक है, संख्याओं का युग्म हमें दिया हुआ है। और कौन कौन सी संख्याएं दी गई है? 26 और 91। ये दो संख्याओं का आपको युग्म दिया गया है। अब उसके बाद में आगे का पॉइंट क्या था? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एचसीएफ ज्ञात करना है किसका? 26 और 91 का। एलसीएम ज्ञात करना है किसका? 26 और 91 का। उसके बाद में HCF ऑफ 26 कोमा 91 गुणा LCM 26 कोमा 91 बराबर 26 गुणा 91 होता है। इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, अगर आपने इतना लिख दिया ना, इतना, तो आपके 1/4 नंबर वहां पे मिल जाएंगे। इसके आगे अगर आप कुछ भी सरल करके नहीं आओगे ना, इतने में भी आपको 1/4 नंबर मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि टीचर को क्या लगेगा कि बच्चे को समझ आया है कि करना क्या है। ठीक है, संख्याओं का युग्म दिया हुआ है, एचसीएफ एलसीएम और इसको सिद्ध करना है, ये निकालना है। ठीक है, अगर आप इतना करके आओगे तो 1/4 नंबर आपके फिक्स हो गए। तो मान लीजिए कि कभी आपकी एग्जाम चल रही है। ठीक है, एग्जाम चल रही है, बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हो। ठीक है, और लास्ट में आपका 1 मिनट का समय बचा है, समझ लो। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि पूरा प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं। अगर आपको 1 मिनट का समय बचा है ना, तो ये जरूर लिख के आ जाना, दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। इतना अगर आप लिख के आ जाओगे तो 1/4 नंबर आपके पक्के में पक्के मिल जाएंगे। ठीक
ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, सरल करना है प्रश्न को। तो सरल करने के लिए क्या चाहिए, 26 और 91 क्या एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या मैंने बताया था आपको कि गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का भाग जाएगा 13, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये हो गया। अब निकाल लो 91 का, 91 में 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, क्यों, 9 और 1 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। इसके बाद में 5 का भी नहीं जाएगा, इकाई का 1 रह गया, ठीक है। उसके बाद में 7 का जाएगा, 7 का भाजकता का नियम क्या था, 9, उसके बाद में संख्या का 2 गुना घटाना है, बची हुई संख्या में 7 का भाग देके जाना है, संख्या में भाग जा रहा है तो आपका इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 21, 7 या 21, 13 बच गया। अब उसके बाद में 13 का एक बार। तो ये हो गए इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब हमें इनको लिख लेना है यहाँ पे, कैसे लिखना है, 26 बराबर 2 इंटू 13, उसके बाद में 91 बराबर 7 गुना 13, ठीक है। इतना लिख दिया आपने। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में आपने 26 और 91 को लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या बोलना है, HCF, HCF बराबर 26, 91। अब मैंने क्या बताया था आपको, HCF किसका कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में हमें देखना है कि कौन सा गुणनखंड कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में आना चाहिए। अब आप यहाँ पे 2 को देखोगे, 2 इसमें आ रहा है परंतु इसमें नहीं आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद में 7 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा तो इसको भी नहीं लेंगे। 13 इसमें आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो इसको हम ले लेंगे। तो HCF में कितना आ गया, 13, ठीक है। तो ये आपका आ गया HCF। अब निकालना है आपको LCM और 26, 91। अब कैसे निकालना था, LCM कैसे निकालते थे कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के घात का हमें अधिकतम घात लेनी है, ठीक है। तो 2 की घात यहाँ पे कितनी है, 1, तो 2 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन हमें लेना होता है, हर एक गुणनखंड को लेना है जब हम LCM निकालते हैं। तो 2 आ रहा है, उसके बाद में 7 आ रहा है, 7 की भी एक ही है, इसके बाद में 13 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दोनों में आए चाहे नहीं आए हमें जो भी गुणनखंड आ रहा है उसको लेना ही लेना है जब आप LCM निकालते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 13 7 91, 91 गुना 2 182, ठीक है। तो ये आपका आ गया LCM। तो अब आपने इतना निकाल लिया। ये देखो आपको गोले वगैरह नहीं करने हैं, ये जो मैंने किए हैं आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। आप हटा देना, मतलब इन सबको आप जब नोट्स बना रहे हो ना उस टाइम पे आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करते हैं, एक गोला बनाते हैं और उसके बाद में एक उत्तर तो आपका ये हो गया, दूसरा उत्तर आपका हो गया ये वाला। अब तीसरा हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, HCF हो 26, 91, 26, 91 का HCF कितना है, 13, ठीक है। LCM कितना है दोनों का, LCM दोनों का 182 है, बराबर 26 गुना 91, ठीक है। ये आपको, ये जो ना आपको यहाँ पे लिखना है, इसके बाद में लिखना है यहाँ पे इसको, ठीक है। मेरे पास थोड़ा जगह कम है इधर, इसलिए मैं इनको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में गुणा करके देख लेते हैं, 182 को गुणा करना है किसके साथ, 13 के साथ, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। गुणा में लगाया 182 नीचे आ गया, ठीक है। 6 आ गया, 6 आ गया, 8 और 5 13 और 2 2366 आ गया। किसका आया, 182 गुणा 13, इसका मान कितना आ गया, 2366। अब निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मान आपने निकाल लिया, 13 गुणा 182 का मान कितना आया,
2366। अब निकालना है 26 गुना 91, तो यहाँ पे लिख दो आप 91, यहाँ पे लिख दो आप 26, तो 6 एकम 6, 6 नाम 54, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में 2 एकम 2, 9 दूनी 18, ठीक है, ये आ गए 6, ये आ गए थे 6 और 8 और 5 13, एक से 1 2, तो ये भी कितना आ गया 2366, ठीक है। ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ गए, तो ये आपका सिद्ध हो गया यहाँ पे। तो एक आंसर हो गया आपका ये वाला, एक आंसर हो गया ये वाला, एक आंसर हो गया आपका ये वाला, ऐसे आपके 3 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन सरल करने हैं, एक बार उतार लेना, वीडियो पॉज करके यहाँ पे और फिर उतार लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपने ये प्रश्न हो गया आपका 2 से 3, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि अभी जो हमने पढ़ाया, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना, ये करके इसके बाद में संख्या लिख के इसी विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, को निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। इस बार उन्होंने क्या बोला कि आपको एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करने हैं, लेकिन पिछली बार हमें 2 पूर्णांक दिए थे, इस बार इन्होंने हमें 3 पूर्णांक दे दिए हैं। तो 3 पूर्णांक कौन कौन से हैं? 12, 15 और तीसरा है आपका 21, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब सीधा सीधा वही सेम नियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों? 3 संख्याओं के युग्म दिए गए हैं, 3 संख्याओं का युग्म दिया हुआ है, ठीक है। अब युग्म क्या है आपका? 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ठीक है। ये आपको युग्म दिया हुआ है। उसके बाद में पहला पॉइंट ए पॉइंट हो गया आपका, बी पॉइंट क्या होगा? ज्ञात करना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से लिख रहा हूं, आपको बाकी भी सेम सब जो जितने भी आप प्रश्न सरल करोगे सब में इसी तरीके से सरल करना है, ठीक है। तो उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये पूर्णांक दिए हुए, इनका हमें एलसीएम और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो हमें सरल कैसे करना है? उसके बाद में सी स्टेप पर क्या होगा आपका? 12, 15 और 21 तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको क्या करना है? एक ही पेज होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे 15 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया आपने 21, ठीक है। इतनी जगह छोड़ के यहाँ पे 2 से भाग जाएगा इसका 6 बार, फिर से 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर से 3 का भाग जाएगा 1 बार। उसके बाद में 15 का निकालना है, तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार, ठीक है। उसके बाद में निकालना किसका? 21 का, 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार, ठीक है। तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल के अभाज्य गुणनखंड विधि से अब इनको हमें दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे? 12 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इसी को आप कैसे लिखोगे? 2 की घात कितनी है? 2 गुणा 3 की घात 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 15 पे, 15 बराबर 3 गुणा 5। उसके बाद में आते हैं 21 पे, 21 बराबर 3 गुणा 7, इतना लिख दिया आपने। उसके बाद में हम आते हैं एचसीएफ पे, ठीक है। एचसीएफ किसका निकालना है? 12, 15 और 21 का, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, एक ऐसे छोटे ब्रैकेट लगाने हैं और उनके अंदर जिन संख्याओं का निकालना है वो संख्याएं लिख देनी है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? न्यूनतम घात निकालनी होती है हमें, ठीक है। 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम 3 को लेंगे। 3 की न्यूनतम घात कितनी है? 1, 1, 1, तो 3 की घात 1, ठीक है। उसके बाद में 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 5 को नहीं लेंगे। 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो भी हम 7 को भी नहीं लेंगे। तो एचसीएफ आपको बन जाएगा केवल 3, ठीक है बच्चों। अब निकालना है एलसीएम।
12, 15 और 21 का एलसीएम कैसे निकालोगे? अधिकतम घात लेनी है हर एक गुणनखंड की। इस गुणनखंड में अधिकतम कितनी है? 2, 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 0 है, 0 है, तो अधिकतम कितनी हो गई? 2, तो 2 की घात 2, ठीक है, गुणा 3 की घात कितनी है? 1 है सब में अधिकतम, 3 की घात 1, 5 की घात अधिकतम कितनी है सब में? 1 ही है लास्ट, ठीक है, और इसी प्रकार 7 की घात भी 1 ही है। तो अब इनको गुणा करके निकाल लो। 7 पंजे 35, 35 को आप गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 गुणा 35 कितना हो गया? 12 पंजे 60, 0 86 32 36 से 42, 420 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम का मान कितना आ गया आपका? 420, ठीक है। इसको आप वैसे बॉक्स में बंद कर दोगे, ठीक है। आपके दोनों के आंसर आ गए, एचसीएफ और एलसीएम। यही याद करना था इसमें, एचसीएफ याद करना था और एलसीएम याद करना था, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के बाकी प्रश्न भी आपके ऐसे ही सरल होंगे। एक बात आपको मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आपका एक भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं हो, मतलब उभयनिष्ठ नहीं हो तीनों संख्याओं में, तो उनका एचसीएफ होता है बच्चों, ऐसी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। ये नोट बना के डाल देना अपनी कॉपी में कि जिन संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होते हैं उन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, और वो संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने आपको पहले ही ये चीज पढ़ा रखी है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो कि एचसीएफ 1 कैसे होता है, वो जाके पहले वाला वीडियो देख लें, मतलब दूसरे वीडियो में ये समझा रखा है मैंने, उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये उतार लो जल्दी से, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तेज पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बता देना, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड कम कर दूंगा, ठीक है, पढ़ाने की। तो फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को आप ध्यान से पढ़िए। एचसीएफ का मान हमें दिया हुआ है 9, एलसीएम का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहली चीज क्या दी हुई है? सो डायरेक्टली वही लिख लेते हैं ना, हल में हम लिखेंगे पहला पॉइंट ए, जिसमें हम बोलेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एचसीएफ ओ 306 और 657, इसका मान कितना है? 9। ये हमें दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है? एलसीएम का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम किसका ज्ञात करना है? 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है? सरल करना शुरू कर देना है। तो पॉइंट सी, ठीक है। अब हमें एक सूत्र पता है। कौन सा सूत्र है? अगर हमें एचसीएफ का मान दिया हुआ हो, संख्याएं दी गई हो और हमें एलसीएम ज्ञात करना हो, तो उसका सूत्र मैंने क्या बताया था बच्चों? एलसीएम बराबर संख्याएं a, b बराबर a का गुणनफल, यहाँ पे हम a और b लिख देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। a, b, a का गुणा b का गुणा बटे HCF ऑफ a, b, ऐसे लिख सकते हो आप। ये हमने पढ़ा है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? अतः a बराबर कितना है? 306, b बराबर 657। ये हो गया। अब इसमें चूकी करना है, सॉरी यहाँ पे करना है आपको चूकी। अब उसके बाद में बोलना है इसलिए, ये दिया गया है इसलिए एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर 306 गुणा 657 बटे एचसीएफ का मान कितना है? 9, ठीक है। तो अब 9 से काट लो,
9 एकम 9, 9 3 27, 9 चौक 36, ठीक है, 34 आ गया। अब हमें गुणा कर लेना है किसको, 657 को 34 से आपको गुणा करना है। तो सीधा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। 7 चौक 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 2 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है। उसके बाद में 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 36 18 और 1 19, ये कितना हो गया 8, ये 3 6 और 5 13, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22,338 कितना आ गया यहाँ पे 22,338 आ गया। और ये किसका मान है, हमारा एलसीएम का मान है, ठीक है। तो ये बन गया आपका उत्तर। अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं आपका 1% भी नंबर कम नहीं होगा, ठीक है। 100 से 100 आपके कोई नहीं होगा ऐसा आप, ठीक है। जो तो हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 हमने देख लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कौन सा देख रहे हैं हम, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न 5 में एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n क्या है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है वो आपको देखना है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों, हमारे ये पॉइंट हो गया। n एक क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, n बराबर 1 2 3 और ये अनंत तक चलेगी। ये हमारा n का मान हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 6 की घात n संख्याएं 6 की घात n, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब दूसरा हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना है क्या 6 की घात n में n का कोई ऐसा प्राकृत मान है जिसके लिए इस संख्या का मान में, इस संख्या का जो भी मान आएगा, जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या होगा कि 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4, ठीक है, ये अनंत बराबर हो जाएगा। ये लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि n की कौन से मान के लिए, मतलब n बराबर आप 1 लिखें या 5 लिखें या 10 लिखें या 12 लिखें, मतलब n का ऐसा कौन सा मान लेकर आए जिसमें 6 की घात n में इकाई का अंक क्या हो, अपना 0 हो, ठीक है। ये हमें देखना है। तो ये ज्ञात क्या करना है, 6 की घात n में n के कौन से मान के लिए, कौन से मान के लिए 6 की घात n में n के कौन से मान के लिए 6 की घात n का इकाई का अंक 0 होगा या फिर 0 पर समाप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है, उसको आप हल करना शुरू कर दोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 की घात n में इकाई का अंक 0 कब होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने से पहले आपको ये अवश्य याद होना चाहिए कि वह संख्याएं, ठीक है, वह संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 होता है उनमें 2 का और 5 का भाग पूरी बार जाता है। मैंने 10 की भाज्यता के नियम में आपको ये पढ़ाया था कि जिन संख्याओं के अंत में इकाई का अंक 0 आता है वह संख्याएं 2 और 5 से पूरी बार विभाजित होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 उस संख्या के गुणनखंड होने चाहिए। तो पहले तो क्या लिखोगे, 6 की घात n बराबर 2 गुना 3, 2 3 6, इसके भाज्य गुणनखंड निकालिए। कैसे निकालोगे, ये 6 लिख दिया आपने, 2 बार गए आपने,
ठीक है, ये 2 बार जाएगा, 3 आएगा, 3 बार गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 2 और 3 से क्या हो गया, भाज्य गुणनखंड घात कितनी है, n है। ठीक है, अतः यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 है। ठीक है, इतना लिख दिया। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 तथा 3। अब हमें क्या पता है कि इकाई का अंक 0 तभी होता है जब गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों आए। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों आएंगे तो आपका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों नहीं आ रहे, अतः 6 की घात n में n के किसी भी मान के लिए इसका मान क्या होगा, इकाई का अंक 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख देंगे। अतः 6 की घात n में n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी प्राकृत मान के लिए, ठीक है, हमें क्या बोला गया था, प्राकृत संख्या, n के किसी भी प्राकृत मान के लिए, n के किसी भी प्राकृत मान के लिए 6 की घात n का इकाई का अंक 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके और फिर उसको उतार लेंगे आप। ठीक है, तो अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। आगे वाले दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब आप ऐसे 1 मिनट में ही इनको सोल्व कर दोगे। तो क्या है, व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुना 11 गुना 13 संख्या क्या दी गई है। सीधा सीधा आपको जल्दी से ये लिखना, पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो संख्याएं कौन सी दी गई है आपको, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। एक संख्या तो ये दी गई है, दूसरी है आपकी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। ये दो भाज्य संख्याएं हैं या नहीं, ये तो हमें सिद्ध करना है। ये 2 संख्याएं दी गई हैं आपको, दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, सिद्ध करना है। इस बार हमें सिद्ध करना है, दिया हुआ नहीं, सिद्ध करना है। देखो 2 चीजें होती हैं, या तो हमें ज्ञात करना होगा या फिर हमें सिद्ध करना होगा। गणित में ये 2 ही चीजें होती है, या तो किसी चीज का मान ज्ञात कर लो या फिर किसी को सिद्ध कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में स्वयं का मतलब इस संख्या का और इसके अलावा कम से कम एक संख्या का और भाग जाना चाहिए। एक मतलब एक का नहीं, एक और संख्या का, वो 2 भी हो सकता है, 5 7 100 1000 कितना भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम एक संख्या का और भाग जाना चाहिए, तभी जाके वो संख्या क्या होगी, आपकी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसके लिए ये संख्या है ना आपकी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या लिख सकते हो आप, 1 गुना 13 लिख सकते हो ना भाई, 1 गुना 13 13 एकम 13, तो ये तो लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है,
अब हमें क्या करना है कि जो गुणनखंड यहाँ पे उभयनिष्ठ है उनको बाहर लेके आना है। तो इसमें 7 गुणा 11 होगा 13, एक तो हो गया ये वाला, दूसरा हो गया आपका ये वाला। तो अब इनमें दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 13, तो लिख दिया 13 गुणा, अब ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद में क्या लिखना है कि 13 को छोड़ के सारे के सारे गुणनखंड वापस लिख देंगे। 13 गुणा 11 प्लस प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे 13 को ले लिया, बच गया कितना 1, ठीक है। तो अब इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो कि इसमें इस संख्या में 13 का भाग पूरी बार जाएगा, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 5, ये हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो 5 घनिष्ठ गुणनखंड आ गया ना आपका, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसमें 13 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, ठीक है। तो 5 का अंदर लेके आओ तो क्या बन जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 5 का तो जाएगा ही जाएगा और किसी संख्या का भाग जाए चाहे ना जाए। तो इस प्रकार से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सिद्ध हो गया है। अब मान लीजिए ये आपका प्रश्न आया था, कल को मान लीजिए आपको इसी प्रश्न को थोड़ा सा वो चेंज करके ये बोल दे कि 7 गुणा 6 गुणा 5 प्लस में 5 गुणा 6, ठीक है। यहाँ तो आपका कितना था केवल एक ही बार आ रहा था बाद प्लस के बाद में। अब मान लीजिए कि 2 संख्या आ जाए प्लस के बाद में 5 गुणा 6, तो आपको क्या करना है केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक, ज्यादा हो चलेगा, हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल एक देखना है। 7 आ रहा है नहीं आ रहा, 6 आ रहा है आ रहा है, ठीक है 6 को बाहर लिया, 7 गुणा 5 प्लस 5, ठीक है। तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 6। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि इसमें 6 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा और संख्याओं का भी जा सकता है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। ये लाइन जरूर लिखनी है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें 13 का जा रहा है और इसमें 5 का जा रहा है और इसमें 6 का जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या होंगी आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से, ठीक है, वीडियो को वॉच करके बता लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन इससे भी सरल है, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं था, बस उसको आपको जो है ना देख के डर लगेगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, खेल के किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। ये आपका खेल का मैदान हो गया, ठीक है। इसमें वो बोल रहा है इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है, मतलब ये एक आपका वृत्ताकार पाथ है। ये क्या है? खेल का मैदान, ठीक है। ये आपका खेल का मैदान है, ये आपका क्या है वृत्ताकार पाथ, ठीक है। ये वृत्ताकार पाथ है और ये खेल का मैदान है, इतना भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। किसमें लग रहा है? एक चक्कर लगाने में, ठीक है। और ये किसको लग रहा है? सोनिया। तो ये आपका क्या हो गया? दिया हुआ, ठीक है। ये आपको पॉइंट हो गया, इतना बनाओगे। वृत्ताकार है, पाथ वृत्ताकार है, खेल का मैदान है और सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट का। फिर आता है रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि को लग रहा है 12 मिनट का, ठीक है। उसको कितना? एक चक्कर लगाने में, ठीक है। एक चक्कर लगाने में उसको भी 12 मिनट लगने। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में। ये मान लीजिए कि वो यहां से एक ही स्थान पर, मतलब यहां से मान लेते हैं एक ही दिशा में,
मतलब सोनिया इस दिशा में जा रही है तो रवि भी इसी दिशा में जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर, समय भी क्या हो गया, एक समय, मतलब मान लीजिए कि वो प्रातःकाल 7 बजे जो ना, कितने बजे, 7 बजे यहाँ से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, ठीक है। तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं सुबह 7 बजे। अब सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट का। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, कितना, 12 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या बोलता है इसके आगे, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, ठीक है। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कौन से स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर, मतलब इस स्थान पर वो दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है कि कितने चक्कर लगाएगा ये और कितने चक्कर ये लगा लेगा, पूरे चक्कर प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, मतलब पूरे चक्कर लगाएगा। एक चक्कर पूरा लगाएगा, ये भी एक चक्कर लगा लेगा, ये दूसरा चक्कर लगाएगा, ये दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर ये 2 चक्कर लगाएगा ना, इतनी देर में ये 3 चक्कर लगा लेगा। कैसे, आपको क्या होगा, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है बच्चों। तो सोनिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगी, 1/18। ये आपने पुरानी क्लास में पढ़ा है कि एक, देखो, एक चक्कर लगाएगी इतनी देर में, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगी, 1/18, ठीक है। इसी प्रकार से रवि कितना, 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा, 1/12, ठीक है बच्चों। ये आ गया। अब हमें ये देखना है कि दोनों के दोनों कितने चक्कर लगाएंगे, ठीक है, जिससे एक ही समय पर वो दोनों दोबारा से मिल जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो x मिनट में वो दोनों वापस अपने स्थान पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतनी देर में सोनिया कितने चक्कर लगा लेगी, x/18, ठीक है, और रवि कितने चक्कर लगा लेगा, x/12, ठीक है बच्चों। ये दोनों इतना चक्कर लगा लेंगे, ठीक है। तो इसने इतने चक्कर लगाए और इसने भी इतने चक्कर लगा दिए। तो अब हमें क्या कहना है कि ये दोनों चक्कर क्या होने चाहिए, एक पूर्ण संख्या, सॉरी, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जो ना चक्कर कभी ऋणात्मक थोड़ी ना होते हैं। ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, आपकी प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो x के कौन से मान के लिए ये दोनों संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि वह संख्या जिसमें 18 का भी भाग है और 12 का भी भाग है, ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है। अगर दोनों का भाग जाएगा तभी जाके ये दोनों क्या बनेंगे, प्राकृत संख्या बनेंगे आपके। तो मैंने आपको एक परिभाषा दिखाई थी, किसकी, मैंने आपको परिभाषा दिखाई थी, आपको एलसीएम की, लघुत्तम समापवर्तक की एक परिभाषा दिखाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें a तथा b दोनों का भाग जाता हो। तो यहाँ पे a और b क्या हो गया, 18 और 12, दोनों का भाग पूरी बार जाता हो, तब हम उसका क्या बोलते हैं, दोनों संख्याओं का एलसीएम बोलते हैं, समझ गए। तो ये आपको यहाँ पे काम आने वाला है। इसमें इतना कुछ मेरे को करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्या बोलूंगा, मैं इन दोनों संख्याओं का 18 और 12 का एलसीएम निकालूंगा, तो मेरे इस x का मान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, भाज्य गुणनफल। तो 18 के भाज्य गुणनफल क्या हो जाएंगे, 2, 9, 3, 3, 3 और 1, ठीक है। उसके बाद में 12 की 2, 6, 2, 3, 3 और 1, ठीक है। भाज्य गुणनफल पूरा जी। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखोगे, 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, इसको आगे क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 की घात 2। इसके बाद में 12 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 3, ठीक है। इन दोनों को ऐसे लिख दिया। अब एलसीएम कैसे निकलते हैं कि हर एक भाज्य संख्या के अधिकतम भाग को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम बराबर एलसीएम ऑफ 18 और 12 बराबर क्या होगा, 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो गई। 3 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, कितना हो गया, 9 जो 36,
तो हम क्या कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद में वो दोनों फिर से मिल जाएंगे। अब हमारे उत्तर की जांच कर लेते हैं। x बटे 18, 36 बटे 18, 36 38 और 8 दूनी 36, 8 दूनी 36, 2 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 36 बटे 12, 12 36। तो यहाँ पे सोनिया के 2 चक्कर होंगे और रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर वो 7 बजे स्टार्ट होते हैं तो 36 मिनट मतलब 7 बज के 36 मिनट बाद में दोनों के दोनों फिर से मिल जाएंगे। इतने में सोनिया तो लगा लेगी 2 चक्कर और रवि लगा लेगा 3 चक्कर, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं आपको क्या करूंगा, नोट्स में अलग से सही से तरीके से लिख के फिर आपको वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यही था इसमें, मतलब देखो इतना मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया कि निकालना कैसे है, ठीक है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो बस इतना याद रखना है कि एलसीएम की मदद से इसका मान हम निकाल लेते हैं। एक सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 36 लिख के आ जाते हैं। आपको मिनट भी लिखना है, इकाई भी लिखनी है उसकी, तो 36 मिनट अगर ये लिखे होंगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, वरना आपके इकाई के नंबर घट जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए इतने। जय हिंद दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ना वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, कहीं पे डाउट हो, तो मेरे को बताना, वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। या फिर आपको लग रहा है कि सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए, तो वो भी बता देना, हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है तो आज के लिए इतने। जय हिंद। तो बच्चों आज की क्लास के सारे नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और आगे की क्लासों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो।